हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का 6 चैप्टर डेट इज़ द अर्ली स्टेट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम अर्ली स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इनका फोर्टिफिकेशन, इनकी टेरिटरीज़, इनकी आर्मीज़, इनका टैक्सेशन सिस्टम एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The political system. The period after 600 BCE show a rapid change in the society. 600 BCE के बाद जो टाइम आया उसमें हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हुए और रैपिड चेंजेस हुए। इन द प्रीवियस चैप्टर यू स्टडीड अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम वेयर आर सेवरल विलेजेस formed a wish and many wish collectively form a janpad. This janpada was headed by a janpati. Over a period of time, these janpad grew in the stature as a strong political entity by acquiring more territory and came to be known as Mahajanpadas. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत सारे जो विलेजेस हैं वो मिलकर एक विश बनाते हैं और जो बहुत सारे विश हैं वो मिलकर एक जनपद बनाते हैं और ऐसे छोटे छोटे जो जनपद है वो मिलकर एक महाजनपद बनाते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। बाय 200 BCE देयर वाज अ टोटल ऑफ 16 महाजनपद। 200 BCE के आसपास का जो टाइम है वहाँ पर मेनली 16 महाजनपद थे जो इम्पोर्टेंट थे। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। द जनपद्स एंड महाजनपदास। द महाजनपदास वर गवर्न इन 2 डिफरेंट वेज। जो ये महाजनपद थे इनको 2 तरह से इनके ऊपर शासन किया जाता था। दे वर ईदर गवर्न बाय मोनार्क और हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। या तो वो मोनार्क यानी कि राजा के द्वारा या रिपब्लिकन हेड के द्वारा गवर्न किए जाते थे। इन मोनार्कियल महाजनपदास द किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड यूज टू हैव अ हेरिडिटरी सिस्टम वेयर आफ्टर द डेथ ऑफ अ फादर द सन टुक ओवर द थ्रोन एंड वॉज मेड द किंग। जो मोस्टली जो महाजनपदास होते थे वो मोनार्कियल सिस्टम में होते थे, जिसमें राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे जो मतलब एक वंश जो है वो शासन करता था। कोसला, वत्सा, मगधा एंड अवंती बिकम द मोस्ट पावरफुल मोनार्कियल महाजनपदास। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये मोनार्कियल महाजनपदास की हैं जहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम नहीं था। The Republican Mahajanpadas were ruled by a group of people who were elected by the people. लेकिन जो रिपब्लिकन महाजनपदास होते थे वो ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा रूल किए जाते थे, जो आम जनता के द्वारा क्या होते थे, इलेक्टेड होते थे। शाक्याज, लिच्छावीज वर द इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल रिपब्लिकन महाजनपदास। अब रिपब्लिकन महाजनपदास के क्या एग्जाम्पल्स हैं? शाक्याज एंड लिच्छावीज। इन द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस the elected group of people formulate the policies by majority decision system. ये जो रिपब्लिकन महाजनपदास होते थे इसमें जो डिसीजन लिया जाता था वो मेजोरिटी के द्वारा लिया जाता था, यानी कि मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या सोचते हैं। लेकिन वहीं पर जो मोनार्कियल सिस्टम है वहाँ पर जो राजा सोचता है वही रूल बनेगा, लेकिन रिपब्लिक सिस्टम में मेजोरिटी डिसीजन सिस्टम वहाँ पर था। अब हम इन महाजनपदास के फोर्टिफिकेशन यानी कि इनके किलेबंदी के बारे में बात करते हैं। द महाजनपदास हैज़ कैपिटल सिटीज़ एज अ सीट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। जो महाजनपदास होते थे इनकी एक कैपिटल सिटी होती थी जहाँ पर पावर और अथॉरिटी यानी कि जो राजा है वो वहाँ पर बैठेगा। देयर वर मोस्टली वेल फोर्टिफाइड, और जो मतलब अच्छा किला उस पर बनाया गया है, ऊंची ऊंची दीवारें। द फोर्ट वर बिल्ट अराउंड द कैपिटल सिटी फॉर 2 रीजन्स। और जो फोर्ट है यानी कि जो किला बनाया गया है वो कैपिटल सिटी के अराउंड यानी कि चारों तरफ बनाया गया है। 2 रीज़न है इसके। टू शो द पावर एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द महाजनपदास, कि भाई ये जो महाजनपदास है इसके पास पावर भी है और प्रोस्पेरिटी, ये समृद्ध भी है। और दूसरा रीज़न to provide safe and secure environment to the people where they could live without threat of raids and invasion from outside. जितना मजबूत राजा का किला होगा उतनी ही सुरक्षित उसकी जनता होगी, ऐसा सोचकर जो किले हैं वो कैपिटल सिटी के चारों तरफ बनाए जाते थे। There was a constant need to expand the area under control. The need was twofold. Firstly, to capture more territory to cater the increasing demand for land
to cultivate more food for the growing population, and secondly to show their might and power of authority among the contemporary kings and kingdoms of महाजनपदास। देखो इस पैराग्राफ में बोला गया है कि ये कॉन्स्टेंट नीड थी, ताकि जो राजा है उसको अपना एरिया बढ़ाने की एक कॉन्स्टेंट नीड थी। इसके दो कारण थे। पहला कारण बोला कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी हमको उतना ज़्यादा कल्टीवेटेड एरिया चाहिए, और हमको कल्टीवेटेड एरिया ज़्यादा चाहिए तो हमको दूसरे राज्य की जो टेरिटरीज़ हैं वो अपने अंदर एक्वायर करनी पड़ेंगी। और दूसरा कि कॉन्टेम्पररी राजा महाराजाओं से उस महाजनपद को एक्स्ट्रा पावर अपनी शो करनी थी, अपनी ज़्यादा पावर उसको एक्वायर करनी थी। इस वजह से जो किंगडम्स हैं वो अपनी कांस्टेंट जो ये नीड है, इसीलिए अपने उस एरिया को यानी कि उस राज्य के एरिया को वो कॉन्स्टेंटली बढ़ाते रहते थे बाय डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से। द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज़, वो अपनी टेरिटरीज़ को कैसे बढ़ाते थे आइए जानते हैं। मैनी किंग्स स्टार्टेड टू प्रैक्टिस अ रिचुअल नॉन एज अश्वमेध यज्ञ। देखो बहुत सारे जो राजा हैं वो अश्वमेध यज्ञ करते थे, और हॉर्स सेक्रीफाइस भी बोला जाता है इसको, ताकि वो अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ा सके। दिस वॉज अ ग्रैंड रिचुअल विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू कैप्चर मोर टेरिटरीज़। ये एक ग्रैंड रिचुअल मतलब बहुत बड़ी एक रिचुअल होती थी, ताकि जो राजा है वो ज़्यादा टेरिटरीज़ को कैप्चर कर सके। इन दिस सिस्टम अ किंग परफॉर्मिंग द यज्ञ सेंट अ हॉर्स विद हिज एम्बलम टू रोम फ्रीली इनटू द नेबरिंग टेरिटरीज़। इसमें जो राजा है वो यज्ञ करेगा और एक हॉर्स को छोड़ा जाता है फ्रीली कि वो कहीं पर भी घूम सकता है उसकी नेबरिंग टेरिटरीज़ में। द हॉर्स वॉज फॉलोड बाय अ स्मॉल आर्मी और डिफेंडेंट ऑफ द हॉर्स। जो हॉर्स है उसके पीछे पीछे एक छोटी आर्मी चलती है जो उस हॉर्स की क्या करती है, रक्षा करती है। द एरियाज फ्रॉम वेयर द हॉर्स मैनेज टू पास थ्रू विदाउट एनी रेसिस्टेंस वॉज कंसिडर्ड एज कैप्चर टेरिटरी। जहाँ जहाँ पर भी वो घोड़ा जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी वो हॉर्स जाएगा, वो टेरिटरी राजा के द्वारा कैप्चर्ड मानी जाएगी। ऐसा इस यज्ञ में होता था। एनी स्मॉल किंगडम और पर्सन हु डेयर टू स्टॉप द हॉर्स वॉज एक्सपेक्टेड टू फाइट द किंग परफॉर्मिंग द यज्ञ, एंड हु एवर वोन द बैटल ऑक्यूपाइड द अदर्स टेरिटरी। अगर किसी ने मतलब ये साहस किया कि राजा के घोड़े को वो रोक सके, तो उसको राजा की सेना के द्वारा युद्ध करना पड़ता था, और उस युद्ध में जो भी विजयी होगा वो सारी टेरिटरीज उसकी मानी जाती थी। इट वॉज दस अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज एंड इन्वॉल्व अ रिस्क ऑफ लूजिंग ऑन वंस टेरिटरी, देयरफॉर ओनली द पावरफुल किंग अंडरटुक दिस टाइप ऑफ रिचुअल। अगर युद्ध हुआ तो जो जीता सारी टेरिटरीज उसकी मानी जाती थी। ये एक प्रेस्टीज का मैटर है, यानी कि इज्जत का सवाल है। इसीलिए कई बार जो राजा जो राजा जो है वो यज्ञ कर रहा है, कई बार उसकी टेरिटरीज भी सामने वाले के पास चली जाती थी। इसीलिए जो सिर्फ पावरफुल राजा होते थे वही ये यज्ञ करते थे। मेंटेनिंग द आर्मीज, अब वो लोग अपनी आर्मीज को कैसे मेंटेन करके रखते थे। The maintaining such vast territory and safeguard the population, the king had to maintain large armies. इतनी सारी टेरिटरीज़ को और पॉपुलेशन को सुरक्षित रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए राजा को लार्ज आर्मी की मतलब बहुत ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी। मेंटेनिंग आर्मीज meant that they need to be provided with food and arms. This required the king to impose tax on public like a fee for their protection. देखो मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए कि राजा को फूड, भाई आर्मी को फूड देना पड़ेगा, उसके अलावा उनको हथियार भी देने पड़ेंगे, और इन सब की पूर्ति करने के लिए राजा जो है जनता पर टैक्स लगाती थी एज अ फी फॉर देयर प्रोटेक्शन, कि भाई हम आपकी रक्षा कर रहे हैं तो आप हमको फ़ी पे करिए। हाउएवर देयर वर मैनी अदर एक्सपेंडिचर्स ऑन द स्टेट लाइक मेकिंग फोर्ट, रोड, स्ट्रीट एक्सेट्रा। आर्मी के अलावा भी राजा के और खर्चे थे, जैसे कि फोर्ट मतलब अपना किला बनाना, रोड्स बनाने, गलियों का निर्माण करना, विच ऑल्सो हैड टू बी फंडेड, एंड देयर वॉज a need to start a system of tax collection. Officially were appointed to collect the tax. इन सब को ये सब चीज़ें भी फंड के द्वारा होती थी जो जनता टैक्स पे करती थी। इसीलिए राजा को एक सिस्टम, टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो है वो स्टार्ट करना पड़ता था, और इसके लिए ऑफिशियल्स भी अपॉइंट किए जाते थे जो टैक्सेशन सिस्टम को मेंटेन करते थे। अब टैक्स कैसे लिया जाता था और किन किन लोगों से लिया जाता था।
द टैक्स कलेक्शन सिस्टम वॉज ग्रेजुअली फॉर्मलाइज्ड, मतलब फॉर्मलाइज सिस्टम था जो टैक्स का था. द फार्मर्स वर रिक्वायर्ड टू पे 1/6 ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज टैक्स. फार्मर ने जितना भी प्रोड्यूस किया है उसका 1/6 हिस्सा एज अ टैक्स राजा को पे करना पड़ता था, उन्हें राजा को देना पड़ता था. द अदर लाइक क्राफ्ट पर्सन्स गेव द पार्ट ऑफ देयर सर्विस free of charge to the king. This means a person used to work for the king free to charge a fixed number of days in a month. जो क्राफ्ट पर्सन होते थे उनको मतलब बिना किसी फीस के राजा के यहाँ पर काम करना पड़ता था महीने के कुछ दिन, और वो उनका एज आ बोल सकते हैं कि टैक्स होता था कि विदाउट सैलरी आप काम करेंगे तो ये आपका एक तरीके से टैक्स है. Similarly, the herders and hunters used to provide a portion of their produce as tax. This contribution as food for the armies. जो herders होते थे, hunters होते थे, उनको भी राजा को टैक्स पे करना पड़ता था अपनी प्रोड्यूस के रूप में, कि जो भी आपने एग्रीकल्चर वगैरह प्रोड्यूस किया है वो आप राजा को देंगे, और वो आर्मी के फूड के लिए होता था, मतलब आर्मी जो खाना खाएगी वो इन लोगों से आएगा. द टैक्स ट्रेडर्स ऑल्सो पेड अ पोर्शन ऑफ देयर इनकम फ्रॉम ट्रेड एज टैक्स. और जो ट्रेडर्स यानी कि जो व्यापारी लोग होते थे वो भी अपनी इनकम का कुछ पोर्शन राजा को टैक्स के रूप में देते थे. उसके अलावा करेंसी एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड. एज ट्रेड इंक्रीज इन वॉल्यूम देयर वॉज अ नीड फॉर अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक सिस्टम. जब ट्रेड बढ़ा तो हमको एक इकोनॉमिक सिस्टम की भी आवश्यकता पड़ी. द बार्टर सिस्टम कुड नॉट बी सस्टेन्ड. मतलब जो बार्टर सिस्टम होता है कि भाई आप मुझे ये सामान दीजिए उसके बदले में आपको ये सामान दूंगा, वो सिस्टम काम नहीं करने वाला था. हमको कुछ एक सस्टेनेबल यानी कि एक स्थिर सिस्टम चाहिए था ट्रेड के लिए. तो क्या सिस्टम आया? पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स found from these times shows that the system of currency began in the kingdom. Gradually certain regions developed as a trade centers. Vaishali, Ayodhya, Mathura become the important trade centers. पंच्ड मार्क्ड कोइंस यानी कि सिक्के जिस पर मोहर लगी होती थी राजा की, वो सिक्के यानी कि करेंसी सिस्टम जो है वो ग्रेजुअली स्टार्ट होता गया इन किंगडम्स में, और इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बनते गए. कौन? वैशाली, अयोध्या, मथुरा एक्सेट्रा. एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं. डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर. देयर वर टू मेजर डेवलपमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फार्मिंग प्रोसेस. द यूज ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स बिगेन. देखो इस टाइम पर एग्रीकल्चर में यानी कि हमारी फार्मिंग प्रोसेस में दो मेजर डेवलपमेंट हुए. पहला क्या हुआ कि जो हल होते हैं जिनसे खेत को जोता जाता है वो आयरन यानी कि लोहे के यूज़ होने लग गए. Plugs with iron edges were introduced as farming implement. वही लोहे के हल. This helped to plug the land with dense clay soil better than the wooden plugs. अब जो लोहे के जो हल होते हैं वो वुडन प्लग की अपेक्षा ज़्यादा डेंस मतलब ज़्यादा गहराई तक सोयल को खोद सकते थे. और सेकंड चेंज क्या हुआ इन द फार्मिंग सिस्टम वाज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग पैडी सैपलिंग्स एट वन प्लेस एंड देन ट्रांसप्लांटिंग इट इनटू फील्ड्स. दिस हेल्प टू इंक्रीज survivability of saplings and increase in the yield. Both these introductions led to an increase of agriculture produce. क्या हुआ? जो पैडी की सैपलिंग्स होती हैं यानी कि जो छोटी छोटी पैडी की जो पौधे होते हैं, पहले उनको उगाया जाता है एक खेत पर, उनको उखाड़ कर कहीं दूसरी जगहों पर दूसरे खेतों में लगाया जाता है. तो इससे क्या होता है, जो हमारी पैडी है जो यानी कि धान है हमारी, उसकी जो पैदावार है वो बढ़ गई. एक ऐसा नया प्रोसेस जो है पैडी की एग्रीकल्चर में यूज़ किया गया. तो ये दो इम्पोर्टेंट वहाँ पर डेवलपमेंट हुई. But even though the food production increased, this process of transplantation and working in the field was difficult occupation. The landowners started to hire the service of landless people, the dasas and the dasis to work for them. देखो फूड प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो लैंड ओनर्स हैं, जो बड़े लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने क्या किया, जो लैंडलेस पीपल होते हैं उनकी सर्विसेज को हायर करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ से दास और दासीज का जो सिस्टम है वो सामने आया. अब सोशल एविल्स ऑफ क्लास डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं. आई होप आपको इतना समझ आया होगा.
The social evils of class discrimination, the social division of people into different varnas which was introduced during the Vedic age had continued this period. देखो जो वर्ना सिस्टम है हमारा जो वैदिक एज में भी था वो या इस पीरियड में भी क्या है वो कंटिन्यू है. The Brahmins or the priest community, the Kshatriyas or the warrior community, the Vaishyas or the agriculturist, craftsmen and the trading community, and the Shudras are those who worked on occupation of removing carcasses, working on leather and फुटवियर क्लीनर्स स्वीपर्स एक्सेट्रा. देखो ये सारा जो हमारा वर्ना सिस्टम है कि ब्राह्मण्स जो है वो पूजा कराएंगे, क्षत्रिय जो है वो वैरियर्स होंगे, जो वैश्य है वो एग्रीकल्चरिस्ट होंगे. उसके अलावा मतलब ये जो सिस्टम है जो वैदिक पीरियड में भी था आज इस टाइम पर भी कंटिन्यू रहा. With the passage of time, the social divide become more stringent. जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये जो सोशल डिवीजन है ये स्ट्रिंजेंट यानी कि बढ़ता गया. It was not left to the occupation of an individual but to the family or फैमिली ऑफ अ पर्सन वॉज बोर्न इनटू इट. अब वो सिर्फ परिवार के एक सदस्य तक सीमित ना रहकर बल्कि परिवार के हर सदस्य तक यानी कि आने वाली हर पीढ़ी तक वो जन्मानुतर चलता रहा. दिस मीन्ट दैट चिल्ड्रंस ऑफ ब्राह्मण वर बाय बर्थ ब्राह्मण्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन एंड दे अंडरटुक इन लाइफ. ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे बाय बर्थ ये सिस्टम चल गया. सिमिलरली even if the warrior's son was physically weak and was unable to perform his duty as a warrior was still considered to be a warrior class. देखो जैसे ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही होगा चाहे उसकी ऑक्यूपेशन कुछ भी हो वैसे ही क्षत्रिय का बेटा वैरियर ही होगा चाहे उसकी फिजिकली वो चाहे कितना भी वीक क्यों ना हो. दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी वॉज बिगिनिंग अ मेजर डिवीजन of the Indian society which continue to exist in many parts even today. ये जो डिवीज़न है हमारी इंडिया लेबर का वो आज भी कई जगहों पर चालू है. The social division becomes so severe that the Brahmins took it as if was their birthright to gain and impart education and consider themselves to be superior than others. देखो ये एक सोशल डिवाइड है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो बर्थ राइट ब्राह्मण ही रहेंगे और उनका काम है गेन करना या एजुकेशन को गेन कर देना लोगों को पढ़ाना और वो और दूसरी कास्ट से सुपीरियर है ये बाय बर्थ साबित हो चुका था उस टाइम पर. They discriminated against the other, especially the Shudras, and prevented them from gaining education and contemping with the other classes. डिस्क्रिमिनेशन हुआ शूद्रास के साथ इनके द्वारा और उनको प्रिवेंट किया गया एजुकेशन को गेन करने से और दूसरी कास्ट से कॉम्पीट यानी कि कंपटीशन करने से. मैरिजेस बिटवीन द डिफरेंट वर्नास वाज अनएक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी. दूसरी कास्ट में दूसरे वर्ना में शादी करना अनएक्सेप्टेबल हो गया था सोसाइटी में. रिलीजियस सेरेमनीज रिमेन्ड इनकम्प्लीट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ब्राह्मण. जो रिलीजियस सेरेमनीज यानी कि जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे वो इनकम्प्लीट थे ब्राह्मण के बिना. The commoners were not allowed to gain the knowledge of the Vedas and other religious scriptures. जो कॉमन पीपल थे यानी कि जो अदर वर्नास के जो लोग थे उनको वेदास की नॉलेज और अदर स्क्रिप्चर्स की नॉलेज उसको अलाउड नहीं किया गया कि ये काम सिर्फ ब्राह्मणों का है और किसी का नहीं. अब साइंटिफिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं. द डिस्कवरी ऑफ आयरन एज अ कॉमन मेटल एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट टू स्मेल्ट इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड. आयरन वॉज देन यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. देखो जो आयरन है यानी कि जो लोहा है वो एक कॉमन मेटल की तरह वहाँ पर यूज़ होने लग गया. उसको पिघलाकर अलग अलग तरह के जो औजार बनाए गए टूल्स वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था इस पीरियड का. द मेकिंग ऑफ वेपन्स लाइक श्राउड्स डैगर्स स्पीयर्स tipping of arrows with metal grew in leaps and bounds. The extractions of chemicals out of herbs by taking advantage of their techniques of the Arthaveda help medical science of the Ayurveda to progress. देखो अलग अलग तरह के वीपन बनाए गए. उसके अलावा केमिकल्स की जब खोज हुई तो उसमें अर्थवेदा में और आयुर्वेदा में भी उन दोनों मतलब इनका बहुत हेल्प हुआ कि मेडिकल साइंस हमारी एडवांस हुई. उसके अलावा हमारे जो वीपन्स हैं वो एडवांस हुए. तो ये साइंटिफिक डेवलपमेंट उस टाइम पर हुई थी. हैविंग रीड अबाउट द जनरल पैटर्न ऑफ लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड लेट अस सी द स्पेसिफिक केसेस ऑफ मगधा एंड वाजी विच वर टू फेमस महाजनपदास इज दिस पीरियड. अब हम पढ़ते हैं मगधा और वाजी के बारे में जो इस पीरियड के दो फेमस महाजनपदास रहे हैं.
आइए स्टार्ट करते हैं मगधा से। Magda was one of the 16 Mahajanpadas or kingdoms in ancient India. The central part of this kingdom was located in modern day Bihar, which lies south of Ganga. Magda first capital was Rajgriha, now Rajgir, and it was later the Magda shift to the Patliputra, नाउ पटना। मगधा जो है वो 16 महाजनपदाज में सबसे इम्पोर्टेंट था एंशंट टाइम पर। इसके जो सेंट्रल पार्ट है वो आज के बिहार में है, मतलब यहाँ पर, और ये गंगा के साउथ में लाई करता था। मगधा फर्स्ट वॉज द कैपिटल ऑफ राजगृहा, नाउ राजगीर। इट वॉज लेटर शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, नाउ पटना। जो मगधा है इसकी जो पहले जो कैपिटल थी वो राजगृहा थी, जो आज के टाइम पर राजगीर के नाम से है। बाद में जो इसकी कैपिटल है वो पाटलिपुत्र हो गई, जो आज पटना के नाम से जानी जाती है। द मगधा एम्पायर गेंड मच पावर एंड द इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द रूल of King Bimbisara and his son and successor Ajatashatru. The king had the famous Ashwamedha Yajna and captured many parts of the neighboring Mahajanpadas. जो ये मगधा है इसको मतलब इम्पोर्टेंस किसके रूल में मिली? बिम्बसारा के रूल में मिली, और उसके बाद इनके जो बेटे हुए अजातशत्रु, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया जिसके द्वारा इन्होंने बहुत सारी नेबरिंग टेरिटरीज को एक्वायर या कैप्चर अपने अंदर कर लिया था। The empire extended along the Ganga rivers and the kingdoms of Koshala and Kasi were annexed. ये जो गंगा रिवर के अलोंग में इनका जो ये था, जो मगधा था, इस अश्वमेध यज्ञ के दौरान इन्होंने कोसल और काशी, इन दोनों महाजनपदास को अपने अंदर मिला लिया था। द मगधा एम्पायर fought gruesome battles with most of his neighbors. It had advanced form of weaponry because of which its opponents did not stand a chance against it. Ajatashatru even built a huge fort at its capital Patliputra. देखो, जो महाजनपदा है उन्होंने इस महाजनपद ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी ताकि ये अपनी नेबरिंग टेरिटरीज को अपने अंदर एक्वायर कर सके। इनके पास बहुत एडवांस्ड टाइप के वेपनरीज थी, यानी कि हथियार थे, जिसके साथ मतलब जो इनके ओपोनेंट्स थे वो इनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनके पास एडवांस थे, उनके पास नहीं थे। मगधा बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास एंड इट्स लैंड वॉज वेरी फर्टाइल एंड इट लेड टू द प्रोस्पेरिटी। जो मगधा महाजनपद है वो मोस्ट पावरफुल महाजनपदास थी क्योंकि इसकी जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल थी और प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्ध थी एग्रीकल्चर में। There were large deposits of iron ore which was used for making weapon tools etc. यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन ओर के डिपॉजिट्स थे जिसके द्वारा वो वेपन्स और टूल्स बहुत अच्छी तरह से बना सकते थे। The many rivers flowing in the region provide water for irrigation, means of transportation and also help to defend the territory from invaders. यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ फ्लो करती थी जिसके कारण जो इरिगेशन के लिए वाटर है वो आसानी से मिल जाता था, ट्रांसपोर्टेशन का एक मीन्स भी था, और ये जो नदियाँ हैं ये इन्वेडर्स से इनकी हेल्प भी करती थी, डिफेंड करती थी इनको। The forest in the region provide timber which were used to make chariots and provide animals like elephant which were effective war resources. इस एरिया में बहुत सारे फॉरेस्ट भी थे जिसके द्वारा इनको लकड़ियाँ आसानी से मिल जाती थी, जिससे ये बहुत ज़्यादा रथ बना सकते थे, और जंगल थे तो एलिफेंट्स में इनको आसानी से मिल जाते थे, जो कि युद्ध में यानी कि वॉर जब होती है तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। With an unmatched military force, the Magधा Empire naturally had an advantage over the other kingdoms in conquering neighborhood kingdoms and spreading its territory. देखो, इनकी जो मिलिट्री फोर्स है वो किसी के द्वारा भी मैच नहीं होती थी, इस कारण जो मगधा है वो नेचुरली मतलब ये देखो कितने सारे जो नेचुरली एडवांटेज हैं मगधा के पास, इस वजह से उन्होंने जो अदर किंगडम्स हैं उन पर विजय आसानी से प्राप्त कर ली। द पावरफुल रूलर्स यूज द बेनिफिट ऑफ लैंड एंड रिसोर्स टू देयर एडवांटेज एंड मेंटेन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। दिस लेड टू द
मगधा बीइंग द एक्सेप्टेड एज अ मोस्ट पावरफुल ऑफ द 16 महाजनपदास, इस उन्होंने इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। इस वजह से जो मगधा है वो 16 महाजनपदास में सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। हाउएवर आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग उद्यान द मगधा एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन वेरी रैपिडली, लेकिन मगधा एम्पायर में राजा उद्यान के मृत्यु के बाद इस एम्पायर ने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड करप्शन विद इन द किंगडम लेड टू दिस डिक्लाइन, उनके आंतरिक मतभेद और करप्शन के कारण ये सब हुआ। द मगधा एम्पायर वॉज फाइनली टेकन ओवर द पावरफुल नंदा डायनेस्टी हु देन रूल्ड it for a good amount of time before being taken over by the Mauryas। अब जो मगधा एम्पायर है उसको नंदा डायनेस्टी ने रूल किया और एक बहुत लंबे टाइम तक रूल किया। और कब तक रूल किया? जब तक मौर्याज यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं आए थे, तब तक नंदा डायनेस्टी ने ही इस मगध महाजनपदास को क्या किया था? रूल किया था। अब हम पढ़ते हैं वाजी के बारे में। तो वाजी वॉज अनदर महाजनपदास बट दिस वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मगधा एम्पायर। जो वाजी है वो भी एक महाजनपदार है पर मगधा एम्पायर से बहुत डिफरेंट है। वाजी महाजनपदास वो लोकेटेड इन बिहार नॉर्थ ऑफ द गंगा रिवर। जो वाजी महाजनपदा है वो भी गंगा रिवर के किनारे पर थी बट नॉर्थ में थी। जो मगध है वो गंगा के साउथ में था और जो वाजी है वो गंगा के नॉर्थ में। इट्स कैपिटल वॉज वैशाली, और इसकी कैपिटल कौन थी? वैशाली। दिस महाजनपदा कंसिडर ऑफ 8 क्लैंस और जनाज टू फॉर्म अ कन्फेडरेशन। इस वाजी यानी कि इस महाजनपदा के अंदर 8 क्लैंस रहती थी जिनका 8 का आपस में क्या था? एक कॉन्फेडरेशन था। आउट ऑफ दीज लिच्छावीज वॉज द मोस्ट पावरफुल, और ये जो 8 क्लैंस थी इसमें जो लिच्छावी थी सबसे पावरफुल क्लैन थी यानी कि जाति थी। इट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल संघाज, और ये जो लिच्छावी थी बहुत सारे संघ से मिलकर बनी थी। इन अ संघा देयर वर मैनी रूलर्स, दे ऑल कम टुगेदर टू परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड यूज टू टेक मेजर पॉलिसी डिसीजन टुगेदर। अब इसमें बहुत सारे जो संघास थे, इसके बहुत सारे जो रूलर्स थे वो आपस में मिलते थे और इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस के लिए पॉलिसी के लिए क्या करते थे? डिसीजंस लेते थे। दे मेंटेन अ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। वाजी में क्या हुआ? एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई। अनलाइक मगधा, मगध में क्या था? मोनार्कियल सिस्टम था, लेकिन वाजी में क्या सिस्टम था? वहां पर रिपब्लिकन सिस्टम था। This lack of consideration between large number of kings made them weak over a period of time। लेकिन बाद में क्या हुआ? वाजी के अंदर भी जो बहुत सारे किंग्स थे, जो बहुत सारे हेड थे उन संघास के, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, जिस वजह से जो वाजी है वो भी ओवर द टाइम वीक पड़ता चला गया लाइक मगधा। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।